हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। और जो आप थंबनेल में देखे होंगे वही है, ठीक है। और 100% श्योर है कितने नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको मैंने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर किया है। अगर हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, पहले हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो बहुविकल्पी की बात करें, बहुविकल्पी की बात करें जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें मैंने 10 प्रश्न लिए हैं और 1 अंक आपका बोर्ड में आता है, तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक है। वहीं पे मैंने अति लघुत्तरी, अति लघुत्तरी जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके बोर्ड में 2 अंक के आते हैं और इसमें मैंने टोटल 6 प्रश्नों को कवर किया है। तो 6 दूनी 12 आपके ये हो गए। और वहीं पे जो मैंने लघुत्तरी आप प्रश्न इसमें लिया है, लघुत्तरी प्रश्न आप इसमें मैंने 4 प्रश्नों को ऐड किया है और लघुत्तरी प्रश्न आपके 3 अंक के आते हैं। तो 4 तिहाई 12 यानी कि पूरा बोले तो 34 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपके 34 नंबर आपके बोर्ड में बन जाएंगे। और ये इस बात की 100% श्योर गारंटी देते हैं कि यहाँ से प्रश्न जरूर से ज़रूर आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इथिक्स जितने भी हैं, सिविक्स, सभी मैंने पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर ही है। पहला प्रश्न है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी हर एक प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? पहला है व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, या अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, या मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, या नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी की। तो केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? केनाल का अर्थ होता है आपका नहर। क्या होता है? नहर होता है। तो जो नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी होती है उसी को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? इसमें से कौन सी है जो व्यापारी यानी कि उसका व्यापार नहीं किया जाता है? बाजरा का, चाय का, रबड़ का, या फिर कॉफ़ी का। तो चाय देखेंगे तो चाय का व्यापार बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्टेट लेवल। आपको पता होगा कि असम में चाय का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। रबड़ का भी किया जाता है, रबड़ से आपके टायर, अन्य पदार्थ बनते हैं। कॉफ़ी भी आपका पता होगा कि कॉफ़ी का भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापार किया जाता है। लेकिन जब बाजरा क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर क्या इसका व्यापार किया जाता है? नहीं किया जाता। बस ये किसान बोते हैं और अपने यूज के लिए, अपने खाद्यान्न पदार्थ को जिस तरह बोते हैं तो इसको भी खाने के लिए ही बोते हैं। तो जो व्यापारिक फसल नहीं है वो बाजरा नहीं है। लेकिन हाँ, व्यापारिक फसल कौन कौन सी है? चाय भी है, रबड़ भी है, कॉफ़ी है। लेकिन जो बाजरा है यह आपका व्यापारिक फसल मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो व्यापारिक फसल नहीं है बाजरा, जो है यह व्यापारिक फसल आपकी नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जो रेशेदार फसल है वो कौन सी? इसमें जूट, कॉफ़ी, जौ या रबड़। तो रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? तो जो जूट होती है यह एक प्रकार की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यह एक प्रकार की रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन सी है? जूट क्या है? एक प्रकार की रेशेदार फसल है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे,
इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इसमें कौन सी जो है वो हमारी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज या कपास? तो इसमें से कौन सी रबी की फसल है? तो जो दाल है, जो क्या है, दाल है, दालें हैं, यह हमारी एक प्रकार की रबी की फसल है। अब रबी की फसलें क्या होती हैं? एक जायद की फसल होती है, दूसरी रबी की फसल होती है। तो ये रबी की फसलें क्या होती हैं? तो जो हम लोग सितंबर अक्टूबर में बुआई करते हैं और इसकी फरवरी और मार्च के महीने में कटाई कर ली जाती है, उसे हम लोग रबी की फसल कहते हैं। तो जो दालें होती हैं यह एक प्रकार क्या है? रबी की फसलें होती हैं। धान की बुआई आपको पता होगा जून जुलाई में होता है, जुलाई अगस्त में, और इसको अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। तो यह एक प्रकार की रबी की फसल नहीं है, बल्कि जो दालें होती हैं, गेहूं भी एक प्रकार की हमारी क्या है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत के किस राज्य का नाम, या फिर भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल है, या फिर पुडुचेरी है, या तमिलनाडु है, या फिर आंध्र प्रदेश है? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो भारत के उस राज्य का आपको नाम बताना है जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही ऑप्शन है आपका केरल। जो केरल है भारत के उस राज्य का नाम है जहां पर लिंगानुपात सबसे क्या है? अधिक है। ठीक है, और सबसे भारत का सबसे साक्षर राज्य भी केरल ही माना जाता है। केरल ही है, आप कह सकते हैं केरल ही है। लेकिन सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? वो है आपका इंदौर। इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात कितना है? 943, 929% या 933 या 938? तो जो भारत में लिंगानुपात है वह आपका 943 है। कितना है? 943 है। चलिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब यह कोई परंपरा के तौर पर नहीं है, इसको आर्टिफिशियल बनाया गया, फिर लाके जोड़ दिया गया। तो जो इस प्रकार की ऊर्जाएं होती है उसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो कौन है? क्या कोयला है, या पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? तो जो इसमें कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो है आपकी सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा होती है यह गैर परंपरागत क्या है? आपका ऊर्जा का स्रोत होता है, गैर परंपरागत। अब बात आती है परंपरागत। सर क्या है परंपरागत? ये है कि जो एक परंपरा के तौर पे चली आ रही है, पुराने जमाने से ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो परंपरागत होती है। गैर परंपरागत ये है परंपरा यानी प्रकृति के तौर पर नहीं है, उसको आर्टिफिशियल बनाया गया है, मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए, अपनी यूजेज को लिए बनाया है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। कोयला परंपरागत स्रोत है, यह परंपरा के तौर पे चला आ रहा है। पेट्रोलियम भी भूमि से प्राप्त किया जाता है, यह भी परंपरागत है। प्राकृतिक गैस सदियों से प्राप्त किया जा रहा है, यह भी हमारा परंपरागत स्रोत है। लेकिन सौर ऊर्जा ये परंपरागत नहीं है, बल्कि क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, चलिए सही ऑप्शन आपको देना है। भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे है? भुज के निकट मधुपुर में, कालीकट के निकट शिवनगर में, गया के निकट गेरे में, या फिर पोरबंदर के निकट बालखोरा में? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है वो भुज के निकट मधुपुर में स्थित है। तो भुज के निकट मधुपुर में क्या है? सबसे बड़ा भारत का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे, संविधान में निम्नलिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसमें से कौन सी समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा? तो जो समवर्ती सूची में शामिल है, जो 3 अनुसूचियां हैं उसमें जो समवर्ती सूची में शामिल है वह जो शिक्षा का विषय है, इसको समवर्ती सूची में
शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची में शामिल कौन सा किया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला यहाँ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, या 18 भाषाओं को, या 22 भाषाओं को, या 25 भाषाओं को? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों 22 भाषाओं को, जो 22 भाषाएं हैं उसको भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, अब बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 ठो देखेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस बात की इतनी गारंटी लेते हैं कि बस आपको जितना प्रश्न दे रहे हैं बस इतने आपको बोर्ड में पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ के जाना नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न क्या है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 उदाहरण दीजिए। जो सांप्रदायिकता होती है यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होती है, ऐसा क्यों? और इसके 2 रीजन भी आपको देना है। तो सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है, जो सांप्रदायिकता है इसकी समस्या तभी उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जो धर्म है इसको ही राष्ट्र का आधार मान लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। तो ये सब जितने भी धर्म हैं, किसी एक ही धर्म को लेकर आप राष्ट्र के साथ छेड़खानी कर देगी, नहीं यहाँ पे हिंदू धर्म है इनका मैं सपोर्ट करूँगा, मुस्लिम धर्म है इनका सपोर्ट नहीं करूँगा। तो जब ये सब बात आ जाती है तो वहाँ पे जो सांप्रदायिकता लोकतंत्र की बहुत घातक बन जाती है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब, यानी कि जो सांप्रदायिकता और कब विकराल होती है? तब विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण के रूप लेने लगती है। यानी कि जो राजनीति है, जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो उन्हीं धर्म को ज़्यादातर सुख सुविधाएं देते हैं जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट उनका वहीं से बैलेंस होने वाला है, बैक बैलेंस बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्ग के लोग, जैसे हिंदू है तो हिंदू को, मुस्लिम है तो मुस्लिम को। तो अगर इस प्रकार जब होता है तो सांप्रदायिकता और बेकार हो जाती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने लगते हैं। और इसके 2 कारण निम्न प्रकार के हैं। पहला क्या है? लोकतंत्र में जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों को दबाने का प्रयास करते हैं तब यह सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक बन जाती है। दूसरा, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को आश्रय देना या प्रश्रय देना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? केरल के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? जो केरल की तुलना में अगर देखें अन्य राज्यों में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? तो केरल में भारत के सब अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यह भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। यानी कि यहाँ पे ये प्रश्न है कि जो केरल है उसको छोड़कर केरल में अन्य राज्यों की तुलना में, यानी केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है लेकिन अन्य राज्यों में शिशु मृत्यु दर केरल की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों? तो जो केरल है यह सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य है, आपको पता होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, अगला लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है किसे कहा जाता है? तो एक राज्य में किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता और जिनमें धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। या फिर वह क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो बात समझ आई, धर्मनिरपेक्ष क्या है? जब एक ही राज्य में किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता, यानी कि एक राज्य है, कोई भी राज्य है, अब वहाँ पे 4 धर्म रहते हैं, मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और वो राज्य क्या करता है कि किसी को बढ़ावा न दे, सभी को समान लेके चले, किसी
प्रकार से किसी से भी भेदभाव ना करे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी को अपना भाई मान के चले, तो वो जो राज्य होता है उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है? माओवादी से आप क्या समझते हैं? यानी जो माओवादी होता है वो क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं? तो चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी, माओवादी, मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने वाली सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना ही माओवादी कहलाती है। यानी जो माओवादी है इसका मतलब यह होता है कि अगर सरकार कोई ना कोई लोचा की तो जो भी मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो क्या करते हैं? क्रांति करते हैं और सरकार को कहते हैं कि अब तुम बेटा भाग लो इधर से। तो इसको क्या कहते हैं? माओवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा संघर्ष नेपाल के लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाने लगा? तो अप्रैल 2006 में लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया गया, ये नेपाल के लिए लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाने लगा। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरी है। अब मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को प्रोवाइड करना और हमेशा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो यार चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, नहीं तो वीडियो डिसलाइक करिएगा आप लोग। ओके, चलिए तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? दबाव समूह और राजनीतिक दल में दो अंतर बताइए। दबाव समूह का एक उदाहरण भी आपको देना है। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में आपको दो अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लोगों का ऐसा समूह जो सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए परोक्ष रूप से दबाव डालने वाले सशक्त संगठन को बनाता है, दबाव समूह कहलाता है। दबाव समूह का मतलब ये होता है प्रेशर। आप अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को परोक्ष रूप से दबाव डालते हैं। दबाव मतलब आप क्रांति करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जो होता है उसको हम लोग दबाव समूह कहते हैं। और इसका सीधा संबंध आंदोलन आदि चलाने के साथ ही होता है। जैसे कि आंदोलन चलता है, अभी देखे थे किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, तो ये सब दबाव समूह के अंतर्गत आता है। अब बात आती है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल ये आपको कह सकते हैं जैसे कि कोई भी पार्टी है, एक पार्टी में 50 मेंबर हैं। अब वो जो मेंबर हैं वो चाहते हैं हमारी पार्टी में कोई ना कोई बदलाव हो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं जो उनके हेड होते हैं उनके ऊपर, कहते हैं हम लोग वोटिंग करके आपको हटा देंगे, नहीं तो मतलब कि वो भी मनवाते हैं। तो ये सब राजनीतिक दल होते हैं। अब आता है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर। तो दबाव समूह वर्गीय और सामूहिक हित के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जबकि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुसार क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं। दूसरा क्या है? दबाव समूह चुनाव के समय राजनीतिक दलों पर अपना दबाव बनाते हैं, इसके कारण ही जनमत प्रभावित होता है। और तीसरा, राजनीतिक दलों की किशोरावस्था ही दबाव समूह होती है। सबसे बड़ी दबाव समूह यही होती है। ठीक है, अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है और लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने। भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जो भारत है इसमें जो जाति प्रथा का राजनीति है, यानी कि राजनीति जो है वो जाति के आधार पर की जाए, जैसे कि जिस जाति के लोग ज़्यादा हों उस पर ज़्यादा ध्यान देना, जिस जाति के लोग कम हैं उस पर कम ध्यान देना। तो यह क्या होती है? जाति प्रथा होती है। तो इसके आधार पर राजनीतिक जो करते हैं तो उसके अनुसार समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जाति आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं। जिस जाति के ज़्यादा लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व देना, जिस जाति के कम है उनको कम महत्व देना, बस यही है। और इस कृत्य का राजनीति दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। जातीय विचार धारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समसरता
कम होती है। जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। लेकिन जिनकी शिक्षा पर पकड़ नहीं थी वो देखिए पीछे ही आज रह गए हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। और जिन जातियों को पहले से शिक्षा व्यवस्था में वंचित रखा जाता था या फिर रखा जा रहा है, उनके सदस्य अब भी स्वाभाविक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 3 कारण बताइए। तो जातिवाद समाज में असमानता को फैलाता है, आपको पहले भी इसको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको 2 बार जोड़ दिया गया। अगला, जातिवाद व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाय जाति का पक्ष पोषण करती है। और अगला, जातिवाद से लोगों के बीच आसानी से लड़ाई झगड़ा करवाया जा सकता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की। तो चैनल पे नए हैं तो पहले से चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे करा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।